जनवरी 2025 करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the 11th chairman of ISRO? इसरो का फुल फॉर्म पता है ना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। कौन बने हैं? वी नारायणन। इसके पहले थे एस सोमनाथन, उनके जगह पे अब कौन बने हैं? वी नारायणन। यही है वी नारायणन जो इसरो के 11वें क्या बने हैं? 11वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 और हेडक्वार्टर्स बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर कहां है? कर्नाटक में है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के पहले 2 शहर कौन बन गए हैं जिन्हें आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड, वेटलैंड सिटी के रूप में किन्हें मान्यता मिली है? तो 2 शहर हैं, कौन कौन? ये 2 है इंदौर और जबलपुर। इंदौर और जबलपुर, ये दोनों कहां है? ये दोनों है मध्य प्रदेश में। तो ऐसा जगह, ऐसा भूमि जो जहां पे आर्द्रता ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, यानी कि पानी ज्यादा होता है, वैसे जगह को आर्द्रभूमि स्थल कहा जाता है। वहां पे जो पानी का स्तर होता है वो ज्यादा होता है, या तो भूमि के बिल्कुल बराबर होता है या कम ज्यादा थोड़ा सा रहता है, उसको बोलते हैं आर्द्रभूमि, वेटलैंड इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह की जगह पे पशु पक्षी भी काफी मिलते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट कौन थे? देखिए, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रबोवो सुबियांतो। ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, इसको एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए बढ़िया से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो, ये थे चीफ गेस्ट 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के। ठीक है, यही है प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, यही थे चीफ गेस्ट। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस जो था 2025 का, उसकी थीम क्या रखी गई थी? उसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इंग्लिश में गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार किसे मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला। किसको मिला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय महाकुंभ से संबंधित था। सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी अवार्ड किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। ये थी झांकी और विषय क्या था? महाकुंभ। महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये पूरा विषय था। प्रथम पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश की झांकी को, द्वितीय पुरस्कार मिला त्रिपुरा की झांकी को, और तृतीय पुरस्कार मिला आंध्र प्रदेश की झांकी को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप याद रखिएगा। ठीक है, किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष का एकल खिताब जीता? साल में 4 मुख्य ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन? पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। ये पहला वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बारे में है। इसको जीता है जेनिक सिनर ने। बहुत अच्छे से नाम याद रखिएगा, जेनिक सिनर, जो कि इटली के प्लेयर है। कहां के? इटली के प्लेयर है। इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब। ठीक है, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो कि जनवरी में होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन जो होता है वो अगस्त सितंबर में होता है। पहला वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन और लास्ट वाला यानी कि यूएस ओपन, ये होता है हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये होता है, देखिए हार्ड कोर्ट चूंकि ब्लू कलर का होता है इसलिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पे होता है। क्ले कोर्ट का रंग भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके बाद जो विंबलडन होता है वो होता है ग्रीन कोर्ट पे, इसीलिए हमने ग्रीन कलर करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे, ये क्ले कोर्ट पे और ये ग्रीन कोर्ट पे। और जो कोर्ट होता है यानी कि जो फील्ड होता है टेनिस का, उसको कोर्ट बोलते हैं, उसका कलर यही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आखिर कौन सा जो ओपन है यानी कि ग्रैंड स्लैम है, कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है वो क्ले कोर्ट पे होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है वो ग्रीन कोर्ट पे होता है? तो आंसर हो जाएगा विंबलडन।
ठीक है, इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए यही है हार्ड कोट जो ब्लू कलर का है, कंक्रीट वगैरह का बना होता है। ये है क्ले कोट जो कि आपको रेडिश कलर का दिख रहा है, ये किस चीज का बना होता है, ये पत्थर वगैरह से बना होता है, ईंट पत्थर इन सब चीजों से। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ये लाल कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद है ग्रीन कोट, ये एक विशेष प्रकार के घास से बनाया जाता है, कलर क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, कौन सा गेम होता है इस पे, ग्रीन कोट पे, ग्रीन कोट पे होता है विंबलडन। ठीक है, क्ले कोट पे फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियाई और यूएस ओपन जो होता है वो हार्ड कोट पे होता है। अगला सवाल है सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में स्थापित की गई है, ये स्थापित की गई है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। और अगर और डीप में जानना है कि पश्चिम बंगाल में कहा, तो ये एक जगह है गढ़पंचकोट पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल में गढ़पंचकोट पहाड़ियों में स्थापित किया गया है सत्येंद्र नाथ बोस ऑब्जर्वेटरी यानी कि वेधशाला। वेधशाला क्या होता है, वेधशाला एक ऐसा जगह होता है जहां पे खगोलीय पिंडों को देखने के लिए उपकरण होते हैं। ठीक है, टूल्स होते हैं, वहां से खगोलीय घटनाओं को देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और रिसर्च किया जाता है। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सिद्धांत को विकसित किया था, इसीलिए वो काफी फेमस हुए। और भी बहुत सारी थ्योरिया वगैरह दिया उन्होंने, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे देखिए, इस तरह का जगह होता है ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती, देखिए विजय हजारे जो थे वो क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये ट्रॉफी है। तो सबसे पहला सवाल ये भी बन सकता है कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किसने जीता इसको, ठीक है, इसको किसने जीता है, इसको जीता है, तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो जीता है कर्नाटक ने। किसने, कर्नाटक ने। किसे हरा करके, ये हरा करके विदर्भ को। विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र की टीम है। ठीक है, तो कर्नाटक विजय रहा है, विदर्भ उपविजेता रहा है। ठीक है, विनर कर्नाटक, रनर अप यानी कि उपविजेता विदर्भ। विदर्भ कहां है, महाराष्ट्र में। ये है विजय हजारे जिनके नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ये कौन थे, महान खिलाड़ी थे क्रिकेट के। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वाक्सीर का जलावरण किया गया, यह किया गया है मुंबई में। कहां किया गया है, मुंबई में। ठीक है, चलिए देखिए आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेवी शिप, यानी जिस शिप में भी आईएनएस लगा है आप समझ जाइए इंडियन नेवी का शिप है। ठीक है, चलिए ये आईएनएस नीलगिरी। ठीक है, अगला सवाल है खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। देखिए खो खो विश्व कप जो है वो पहली बार आयोजित हो रहा है, तो खो खो विश्व कप 2025 का जो विजेता रहा है वो भारत रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि विजेता कौन है, भारत है। ठीक है, भारत नेपाल को हरा करके खो खो विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। और एक और बात बता दें कि पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में भारत ही विजेता रहा है और नेपाल उपविजेता। ठीक है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि खो खो खेलते क्या है, नाम तो सुने होंगे लेकिन पता नहीं होगा। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो फील्ड होता है उसमें इस तरह की लाइंस होती है। ठीक है, लाइन खींचे हुए होते हैं और एक लाइन जो होता है वो ऐसे खींचा होता है, इनको काटते हैं जगह जगह पे। ठीक है, और हर एक पॉइंट पे एक खिलाड़ी बैठा होता है। पहला वाला जो खिलाड़ी होता है वो एक साइड मुंह करके बैठा होता है, तो उससे अगला खिलाड़ी दूसरे तरफ। इसी तरह 8 लोग बैठे होते हैं। कितने लोग हुए, 8 लोग होते हैं। जबकि खो खो के एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो 9वां कहां रहता है, 9वां रहता है यहां पे एक पोल रहता है, पोल के पास में एक 9वां खिलाड़ी यहां पे रहता है। उसका काम क्या है, उसका क्या काम है, पीछा करना और पकड़ना। किनको, अपोनेंट टीम के 3 खिलाड़ी आते हैं ग्राउंड में
और ये जो 9वां खिलाड़ी है वो इनको पीछा करता है इनका, और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। यही होता है खो खो में, ठीक है। यहां भी आप देख सकते हैं, आगे देखिए, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये इसको पीछा कर रहा है, ठीक है। 8 खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ये 9वां खिलाड़ी है जो पोल के पास खड़ा था, और ये अपोनेंट टीम के खिलाड़ियों को चेस कर रहा है, पीछा कर रहा है, ठीक है। इस तरह से खेला जाता है, कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीता है? संतोष ट्रॉफी जो होता है वो फुटबॉल की ट्रॉफी होती है, जबकि विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ये सब भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको जीता है पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है, और संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और पश्चिम बंगाल केरल को हरा करके संतोष ट्रॉफी को अपने नाम किया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद्र किससे संबंधित है? हॉकी से। उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आपको पता होगा, ये तो बच्चे भी जानते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से? देखिए, इसका उत्तर है 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। कितने खिलाड़ियों को? 4 खिलाड़ियों को। अब कौन कौन से 4 खिलाड़ी हैं वो देखिए। देखिए, 4 खिलाड़ियों में एक है गुकेश डी, जो कि चेस के महान खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा। हरमनप्रीत सिंह, जो कि किससे संबंधित है? हॉकी से, हॉकी के कप्तान। प्रवीण कुमार, जो कि संबंधित है पैरा एथलीट से। एथलीट और पैरा एथलीट में अंतर होता है। पैरा एथलीट जो होता है वो दिव्यांग लोगों के लिए प्रतियोगिता होता है, ठीक है। मनु भाकर, मनु भाकर किससे संबंधित है? शूटिंग से, ठीक है। तो इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, दूसरा कौन है? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड खेल क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है भारत में। तो इसके कुल 34 विजेता रहे हैं। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 4 लोगों को, और अर्जुन अवार्ड मिला 34 लोगों को, ठीक है। 3 अवार्ड मिले द्रोणाचार्य अवार्ड। किनको किनको? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को। द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों मिलता है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोच को। गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे, शिक्षक थे, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड है। तो ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा कोच को, जो खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। एक अवार्ड है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024। कौन ट्रॉफी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, आपको पता होगा, पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये अवार्ड मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सर्वोच्च प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा रहा है? यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में सर्वोच्च स्थान किसका रहा है? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा है? आंसर होगा उड़ीसा। देखिए, नीति आयोग द्वारा समय समय पे रिपोर्ट जारी किया जाता है और वो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। 1 नंबर पे उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उड़ीसा का रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात का, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? उड़ीसा याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जिस तरह इंटरपोल होता है ना इंटरनेशनल पुलिसिंग के लिए, उसी तरह भारत सरकार ने लॉन्च किया है क्या? भारत पोल। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर अंतर्गत होगा, और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है, ठीक है। तो कौन लॉन्च करेगा? अमित शाह। पोल पोर्टल अमित शाह जी ने लॉन्च किया, ठीक है। आगे देखिए, चलिए, भारत पोल पोर्टल की शुरुआत क्यों हुई है? ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन के लिए, और इसको डेवलप किसने किया है? सीबीआई ने, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, ठीक है, टू टैकल साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ईटीसी। कप्पड़ और चाल,
दो समुद्र बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो होता है वो स्वच्छ साफ सुथरे बीच को मिलते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। तो दो बीच को मिला हुआ है, बीच मतलब समुद्र का किनारा, तो दो बीच को मिला है कप्पड़ और चाल। इसका उत्तर हो जाएगा बी केरल। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, क्या होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है पद्म श्री। इनका सीक्वेंस भी ऐसे ही होता है, इसमें भी सर्वोच्च पुरस्कार ये है, उसके बाद ये और उसके बाद ये। ठीक है, समझ में आ गया। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है नागरिक सम्मान वो है भारत रत्न, उसके बाद पद्म पुरस्कार का नंबर आता है। और पद्म पुरस्कार में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे पहले है पद्म विभूषण, ये मिला है टोटल 139 लोगों को। ये तीनों मिला के बता रहे हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री मिला करके। ठीक है, कितने मिले हैं 1। पद्म विभूषण मिले हैं 7 लोगों को और आपको सातों के नाम याद रखने हैं। पद्म भूषण मिला है 19 लोगों को और पद्म श्री मिला हुआ है 113 लोगों को। और टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिले, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। ठीक है, टोटल 139 हुए। इनमें से 23 महिलाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है, 23 महिलाएं हैं, 10 जो है वो फॉरेनर, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी में दिया गया है, और 13 लोगों को मरणोपरांत यानी कि पोस्टमस ये अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, तो सवाल है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 कब मनाया गया। देखिए ये जो है वो जनवरी महीने के लास्ट रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, जनवरी महीने के लास्ट रविवार को। ये मनाया गया 26 जनवरी को विश्व में, लेकिन भारत में इसको मनाया गया 30 जनवरी को। ठीक है, विश्व में अगर पूछे तो 26 जनवरी को, लेकिन भारत में मनाया गया ये 30 जनवरी को। ठीक है, देखिए कुष्ठ रोग जो है उसको कोढ़ भी कहा जाता है। आप लोग गांव में सुने भी होंगे लोगों को गाली वाली देते हुए। तो ये जो है प्रत्येक जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है कुष्ठ रोग दिवस, इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत में यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का इसका थीम था यूनाइट एक्ट इलिमिनेट लेप्रेसी, यानी कि हिंदी में बोले तो एकजुट हो जाओ, कार्य करो और कुष्ठ रोग को खत्म करो, ये इसकी थीम थी इस साल की। ठीक है, देखिए इस तरह का हो जाता है कुष्ठ रोग में। ठीक है, देख रहे हैं, इसको हैंसन बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो हैंसन बीमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह लंबे समय तक चलने वाला संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसको अब ठीक किया जा सकता है। त्वचा पर घाव हो जाते हैं इसमें और नसों को ये नुकसान पहुंचाता है, जिससे जो अंग होते हैं, अंग का कोई हिस्सा होता है वो शून्य पड़ जाता है, वहां पे सेंसेशन महसूस नहीं होता है। ये जो रोग होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। कुष्ठ रोग जो होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। देखिए कैसे हो जाता है, देख रहे हैं ना। देखिए 19वीं सदी के अंत तक, यानी कि 1970-80 तक ये जो था एक लाइलाज और विकृत करने वाली बीमारी माना जाता था। ठीक है, जिसके कारण कुष्ठ रोगी के प्रति भय और घृणा की भावना पैदा हुई। लोग पास में नहीं जाते थे, डरते थे जाने से। जैसे कोरोना था ना, लोग डरते थे कोरोना पेशेंट के पास जाने से, वैसे ही कि हमको भी ना हो जाए। ठीक है, 1980 के दशक में WHO जो है उसने क्या किया, एक वैश्विक अभियान शुरू किया इसके खिलाफ, और एक दवा खोजा गया, एक थेरेपी खोजी गई, MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी। बहुत सारी दवाएं एक साथ दी जाती हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में। राजनाथ सिंह ने किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को हरी झंडी दिखाई है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, आपको पता होगा। किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को हरी झंडी दिखाया है, इसका उत्तर होगा संजय। संजय जो है वो एक क्या है, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है। ये क्या होता है, देखिए युद्ध जहां पे होता है ना युद्ध क्षेत्र, वहां के आसपास का जो एरिया होता है उसके विषय में हमको जानकारी चाहिए होती है।
तो उसके संबंध में जानकारी जुटाई जाती है ताकि एक बेहतर रणनीति बनाया जाए, ठीक है, कि घुसपैठ ना हो सके, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? संजय। क्या काम है? सीमाओं की निगरानी करता है, घुसपैठ का पता लगाता है और अद्वितीय खुफिया क्षमताएं प्रदान करता है। संजय क्या है? बैटरफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। एक संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग। 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम जो थी इस साल की वो क्या थी? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इंग्लिश में नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। थीम याद रखिएगा, थीम से डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग जो है, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 15 में है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 जो है वो भाग 15 में आता है, ठीक है। इसी में निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में बताया गया है, ठीक है। नियुक्ति होती है निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, जो हेड होते हैं इनके, निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। 2 और आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, ठीक है। गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यही 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जो होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यही हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कार्यकाल 6 साल, अच्छे से याद रखिए, 6 साल, ठीक है। 5 साल नहीं, 6 साल, ठीक है, या 65 साल की उम्र। तो भारत का चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। लेकिन जो पंचायत वगैरह का चुनाव होता है ना, पंचायत, नगर पालिका, इन सब का ये नहीं करता है, वो राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं, ठीक है। कौन करता है? जो पंचायत और नगर पालिका वगैरह का होते हैं राज्य में चुनाव, वो राज्य चुनाव आयोग उनका चुनाव करवाते हैं, और जो भारत का चुनाव आयोग है वो इनका चुनाव करवाते हैं, ठीक है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? इसका जवाब है दावोस। क्या है? दावोस। दावोस कहां पे है? दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड में है। दावोस कहां है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। क्लाउस श्वाब ने 1971 में इसकी स्थापना की, ठीक है, जिसका नाम बदल करके 1987 में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। 2015 में जो है इसको यानी कि WEF को आधिकारिक तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2015 में WEF को क्या दे दिया गया? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दे दिया गया, ठीक है। देखिए WEF का एक्चुअली काम क्या है? ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए एक फोरम है, ठीक है, ताकि वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इसमें बहुत सारे जो व्यापार से रिलेटेड जो भी चुनौतियां हैं या जो भी कठिनाइयां हैं या आपसी जो मतभेद है, ठीक है, उनको सॉल्व किया जाता है, उन पे बात किया जाता है, उनको मुद्दों को उठाया जाता है और उस पर चर्चा होता है, सॉल्व किया जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है, जो उद्योग है, वो क्या करे? फले फूले और आगे बढ़े, ठीक है। पे इसके अलावा जो है जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता वाल से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? आर्थिक तौर से उद्योग या व्यापार को बढ़ाना है, ठीक है। कुछ रिपोर्ट जो होता है वो WEF जारी करता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा वैश्विक
लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये एग्जाम में बराबर पूछता है। इसको कौन जारी करता है? WEF जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ये भी जारी करता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट जो है वो बराबर एग्जाम में पूछता है कि इसमें भारत का क्या स्थान है, पहला किसका स्थान है। तो ये तीनों रिपोर्ट जारी कौन करता है? जारी करता है WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसरो ने हाल ही में किस बीज से पौधा हुआ है, यानी उस बीज को अंकुरित किया गया और बाद में उससे पत्ते निकल गए, तो किस चीज का बीज था? तो ये जो बीज था वो लोबिया का था। इसका था लोबिया का। लोबिया एक तरह का बीज है, ठीक है, आपको दिखाते हैं इसका फोटो, देखिए ये है लोबिया। इसी को अंकुरित करके इससे क्या निकाला गया? पौधा निकाला गया स्पेस में, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, ठीक है। इसको इंग्लिश में ब्लैक आइड पी भी कहा जाता है, कि अब देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का आंख जैसा दिख रहा है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता होगा, 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, ठीक है। अब ये बताइए कि आखिर थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साल 1949 में जनरल KM करियप्पा ने भारत के पहले सेनाध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया था। इसके पहले जो भारत के सेनाध्यक्ष होते थे कौन होते? अंग्रेज होते थे ना। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत के सेनाध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण किया। किस तारीख को? 15 जनवरी को। इसीलिए 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? 15 जनवरी को सेना दिवस या थल सेना दिवस मनाते हैं। थीम क्या थी इस बार की? समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना। थल सेना दिवस तो देख लिए, एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, ठीक है। अगला सवाल है, किस संगठन ने हिम कवच बहुपरत वस्त्र, हिम कवच मल्टी लेयर्ड क्लॉथिंग सिस्टम को विकसित किया है? इसको किया है DRDO ने। इसने किया है DRDO ने, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO।